प्यारे साथियों, एक बार फिर मैं सभी प्यारे बच्चों को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल का तीसरा चैप्टर निर्माण उद्योग। यह भी आपका वन शॉट होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीका से देखेंगे। कुछ भी इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। 2026 का बोर्ड एग्जाम होगा, उसमें आपका कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले माँ सरस्वती की कृपा से मैं मनाता हूं कि आप लोग बहुत ही खुश होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। अब कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होती, हौसले से उड़ान होती है, हौसले से उड़ान होती है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके पास हौसला है तो बिहार बोर्ड टॉपर जरूर बनेंगे। टॉपर में लिस्ट में नाम लाना है तो अभी से भीड़ जाइए, 6 से 7 घंटा पढ़ना, आपका अवश्य ही वह टॉपर लिस्ट में नाम शामिल होगा। देरी ना करते हुए हम लोग आते हैं चैप्टर नंबर 3 में, जिसका नाम है निर्माण उद्योग। तो सबसे पहले हम इसी का परिभाषा जान लेते हैं कि निर्माण उद्योग होता क्या है। इस जो निर्माण उद्योग जिस शब्द देख रहे हैं, ये होता क्या है, तो इसको हम कह सकते हैं कच्चा माल को पक्का बनाना। कच्चा माल से क्या कहता है, कोई नया सामग्री, नया पदार्थ का निर्माण ही क्या कहलाता है, निर्माण उद्योग कहता है। इससे नहीं समझ में आया ना तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए हम लिख कर रखे हुए आपके लिए। बी निर्माण से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर में यह कन्फर्म है, तो थोड़ा सा आप इतना भी लिख दीजिएगा तो चलेगा। कहते हैं कच्चे माल से पक्का माल तैयार करना ही बी निर्माण कहलाता है। कितना सुंदर है, आपके अपना भाषा में दिया गया है, कच्चे माल से पक्का माल तैयार करना ही बी निर्माण कहलाता है। इसे वस्तु निर्माण भी कहा जाता है, जो किसी उद्योग के आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु होता है। समझिए, इसे क्या कहा जाता है, वस्तु निर्माण भी कहा जाता है। इतना लिख दीजिएगा तो काफी है, यह नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। ठीक है, आगे आप यह भी लिख सकते हैं, भारत में आधुनिक औद्योगिकरण का आरंभ मुंबई में प्रथम सूती कपड़े की मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में हुआ था। तो आपका यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे प्रथम मिल कहाँ स्थापित किया गया था, तो मुंबई में। कौन चीज का किया गया था, तो सूती वस्त्र का। और कब किया गया था, तो 1854 ईस्वी में सबसे पहला यह मिल औद्योगिक निर्माण में यह पहला मिल स्थापना की गई था। और जूट का पहला कारखाना कब हुआ था, 1955 में। कहां, कोलकाता में लागू किया गया था, जिसका नाम था रिसरा नामक स्थान पर लागू किया गया। तो आप कहेगा जूट का पहला कारखाना 55 में कलकत्ता में, और सूती वस्त्र का पहला कारखाना मुंबई में 1854 में। समझ गए, तो यह बात आप सुंदर से याद रखेंगे मेरे प्यारे साथियों, नोट बना लेंगे। ठीक है, और देखिए नोट में दिया गया है, बहुत बेहतरीन तरीका से दिया गया है। जैसे में कपास से कपड़ा, गन्ने से चीनी, लौह अयस्क से लोहा एवं इस्पात, बॉक्साइड से एल्युमिनियम आदि जो प्राप्त होता है, इसी को हम लोग बीन निर्माण कहते हैं। समझ गए, कपास क्या है, कच्चा माल है। कपड़ा क्या है, पक्का माल हो गया, तो ये विनिर्माण हुआ कि नहीं, उद्योग में नहीं सब होता है। गन्ना क्या है, कच्चा माल है, किसका, चीनी के लिए। लोहा अयस्क क्या है, लोहा अयस्क के लोहा और इस्पात बनता है। बॉक्साइड से क्या बनता है, एल्युमिनियम बनता है, आप लोग जानते हैं। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे उद्योगों के 3 स्थानीयकरण कारक क्या है। मतलब कि उद्योग अगर लगाना है तो 3 बात क्या है जो कि आपका लिए महत्वपूर्ण है। उद्योग लगाने के लिए आपका 3 बात, यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्योग आप अगर लगाने जा रहे हैं तो 3 आवश्यक चीज लिखे जो कि आपका बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, तभी उद्योग लगा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं उद्योग लगाने के लिए 3 स्थानीय कारक निम्नलिखित है। मतलब क्या क्या 3 जरूरी है, तो पहला है कि कच्चा माल।
पहला यहाँ विवरणिका चिन्ह दे दीजिएगा कच्चा माल। तो कच्चा माल नहीं रहेगा तब उद्योग कैसे लगाइएगा, संभव ही नहीं है। तो कहते हैं किसी भी उद्योग के आर्थिक विकास के लिए कच्चा माल का होना आवश्यक है। नहीं, ये आर्थिक विकास आपको समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख दीजिएगा कच्चा माल, लिख के विवरणिका चिन्ह देते हुए कहिएगा किसी भी उद्योग के लिए कच्चा माल का होना अति आवश्यक है, तभी पक्का माल बनाया जा सकता है, नहीं तो बना सकता है नहीं। जिस क्षेत्र में कच्चा माल रहे उसी क्षेत्र में उद्योग लगेगा, नहीं तो आपको ढोने में ही बहुत समय लग जाए। मान ली लंदन से आप कच्चा माल लाइएगा, यहाँ पक्का माल बनाइएगा, तो फिर बना के वहां जा भेजिएगा तो कितना समस्या होगा, बहुत ज्यादा समस्या होगा, इसमें आपका बचत नहीं होगा। इसलिए कच्चा माल का होना अनिवार्य है। दूसरा क्या है, पूंजी होना। देखिए पूंजी के साथ साथ कच्चा माल अगर है भी आपके क्षेत्र में, मान लीजिए आप गन्ना उपजा भी लिए तो आप चीनी नहीं बना सकते हैं, उसके लिए आप पूंजी आपको भी चाहिए। तो माल यानी पूंजी, माल किसी भी उद्योग के लिए, यहां माल की कोई जरूरी नहीं है, पूंजी सिर्फ रखिए। और किसी भी उद्योग को चलाने के लिए, मशीन खरीदने के लिए पूंजी की जरूरत होता है। मतलब कोई भी उद्योग लगाइएगा उसमें मशीन को तो खरीदना ही पड़ेगा। बिना उद्योग चलाने के लिए मशीन की आवश्यकता होती है, यानी बिना मशीन को तो आप कोई उद्योग नहीं चला सकते। तो मशीन कौन चीज आता है, पूंजी से ही आता है, रुपया से ही आता है। और शक्ति का साधन भी होना चाहिए। अब जो ये मशीन खरीद लिए हैं, मशीन को चलाने के लिए शक्ति का साधन होना अति आवश्यक है, जैसे पेट्रोल, डीजल, किरोसिन तेल, कोयला, यह भी आपको आसपास में मिलना चाहिए, तभी आप उद्योग कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत सा कारक है, आपको लेबर भी चाहिए, श्रम भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए, लेकिन वह सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना यह तीनों स्थानीयकरण कारक है जो कि उद्योग आप लगा सकते हैं। हमने अभी तक में दो चीज बताया। विनिर्माण क्या है, यानी इसी को हम कहते हैं निर्माण उद्योग। क्या है उद्योग, क्या है आप समझ गए। उद्योग लगाने के लिए तीन जो आवश्यक चीज है वह क्या है, कच्चा माल, पूंजी और शक्ति का साधन। ठीक है, अब हम लोग उद्योग का वर्गीकरण करेंगे। अब हम लोग उद्योग का प्रकार देखेंगे। उद्योग के वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर करेंगे। बहुत सारा प्रकार से हम लोग उद्योग का वर्गीकरण करेंगे, उद्योग का हम बांटेंगे। तो वह कौन कौन आधार होगा यह देख लीजिए। पहले हम बांटेंगे श्रम के आधार पर। पहले हम लोग बांटेंगे श्रम के आधार पर। उद्योग जो है तीन भाग में बांटा गया। श्रम के आधार पर कितना उद्योग, तीन भाग में बांटा गया। श्रम मतलब समझ रहे हैं, उसमें मजदूर कितना काम कर रहा है, उसमें लेबर के आधार पर उसको कितना भाग में बांटा गया, तीन भाग में बांटा गया है। उसमें लेबर कितना काम कर रहा है, इस पर उसको तीन भाग में बांटा गया है। जैसे कह सकते हैं बड़े पैमाने का उद्योग, जब उद्योग में बड़ी मात्रा में श्रमिक एवं पूंजी का प्रयोग हो तो तथा उत्पादन अधिक उत्पादन हो तो उसे बड़े पैमाने का उद्योग, मतलब यह आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जब हम क्या करेंगे, बड़े पैमाने, जैसे बहुत सा मजदूर रखेंगे, बहुत सा मजदूर रख लेंगे, समझ गए। अगर बहुत सा मजदूर रहेगा आपके पास तो बहुत बड़ी मात्रा में अगर श्रमिक रहेगा, पूंजी रहेगा, तो अधिक मात्रा में उत्पादन होगा उस फैक्ट्री में, उस उद्योग में। तो ये होगा, तो उसमें आपको उसको हम बड़े पैमाने का उद्योग कहेंगे। बस इतना आप समझ जाइएगा। या श्रम के आधार पर हम बांट रहे हैं, मजदूर के आधार पर, उसमें काम करने वाले श्रमिक के आधार पर। यदि आपके पास बहुत ज्यादा श्रमिक है तो बहुत ज्यादा पूंजी भी होगा, तो बहुत ज्यादा आप उत्पादन भी कर सकते हैं। तो यह कौन कौन सी उद्योग हो सकता है सब बड़ा उद्योग में, बड़े पैमाने का उद्योग में? तो सूती कपड़ा उद्योग, पटसन उद्योग इस श्रेणी में आते हैं। सूती कपड़ा और पटसन उद्योग, सूती कपड़ा और पटसन उद्योग बड़े पैमाने का उद्योग है, याद रखेंगे। आपको यह बहुत सुंदर से याद रखना है। मध्यम पैमाने का उद्योग क्या होता है, जब उद्योगों में ना तो अधिक श्रम यानी मजदूर की प्रयोग होता है और ना ही बहुत उत्पादन होता है, तो उसे मध्यम पैमाने का उद्योग कहते हैं। जैसे देखिए, मध्यम पैमाने का उद्योग किसे कहेंगे, जब उद्योगों में ना ही बहुत ज्यादा श्रम की आवश्यकता होगा, ना ही बहुत कम श्रम की आवश्यकता होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, मध्यम पैमाने के उद्योग कहेंगे। इस जैसे साइकिल, रेडियो और क्या टेलीविजन जैसे उद्योगों को इस वर्ग में
रखा जाता है, इस वर्ग में रखा जाता है। तो आपको यह याद रखना है कि बड़े पैमाने के उद्योग कौन कौन से होते हैं, सूती वस्त्र और पटसन उद्योग। और मध्यम पैमाने के उद्योग में कम श्रमिक होता है तो कम उत्पादन होता है, जैसे साइकिल, रेडियो, यह सब जो है मध्यम पैमाने का उद्योग है। तो आप छोटे पैमाने का उद्योग भी देख लीजिए, जैसे घर में जो होता है ना छोटा छोटा काम, तो उसको हम घरेलू उद्योग या ग्रामीण उद्योग या लघु उद्योग या छोटे पैमाने का उद्योग कहते हैं, जो परिवार के सदस्यों तक ही सीमित रहता है। इसमें परिवार के सदस्य मिलकर सरल विधियों से वस्तु का निर्माण करते हैं। इसमें पूंजी भी बहुत कम लगता है, जैसे आभूषण निर्माण तथा हस्तशिल्प उद्योग का इत्यादि। जैसे आभूषण बना लीजिए, हाथ से स्वेटर बना लीजिए, यह सब छोटा मोटा लघु उद्योग के अंतर्गत आता है। कार्टून बना लीजिए, यह सब लघु उद्योग के अंतर्गत आता है, या आप अपने परिवार से मिलकर भी कर सकते हैं बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम श्रम के आधार पर उद्योग को बांट दिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कच्चे माल के आधार पर उद्योग का विभाजन करेंगे। किसका माल पर? कच्चे माल के आधार पर हम लोग उद्योग का वर्गीकरण करेंगे बहुत ही सुंदर से। देखिए कैसे, कच्चे माल के आधार पर एक भारी उद्योग, एक हल्के उद्योग, मात्र दो प्रकार होता है। अब भारी उद्योग में देखिए, इन उद्योगों में भारी कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है। देखिए कितना आसान है, जो चीज लिखा हुआ है उसका डिफिनेशन भी वैसे दे सकते हैं। भारी उद्योग किसे कहते हैं? जो कि आपको कच्चे माल के आधार पर है, तो इसमें इस उद्योग में भारी कच्चे माल का प्रयोग हो से भारी कच्चे उद्योग कहते हैं। समझ गए? भारी उद्योग कहते हैं जिसमें विनिर्माण वस्तु भी भारी होती है। जैसे लोहा में लोहा और इस्पात उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग क्या भारी नहीं होता है? उसे भारी उद्योग कहेंगे। हल्के उद्योग, इस वर्ग के उद्योग में हल्के कच्चे माल का प्रयोग कहेंगे, वैसा उद्योग जिसमें हल्के कच्चे माल का प्रयोग होता है। हल्के माल का प्रयोग होता है तो हल्के ही माल का निर्माण होगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जैसे जो भी विद्युत का उपकरण है वो, सिलाई मशीन, समझ गए, उद्योग, यह सब होता है हल्के उद्योग में आता है सबका। लेकिन आप जैसे याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, भारी उद्योग का जैसे, हल्के उद्योग का जैसे, और यह बड़े पैमाने, मध्यम पैमाने, छोटे पैमाने, यह सब आपको याद रखना। अब आइए स्वामित्व के आधार पर, यानी मालिकाना हक के आधार पर उद्योग का प्रकार आप लोग देखिए, बहुत सुंदर से आप देख सकते हैं। सार्वजनिक उद्योग, क्या देख सकते हैं? सार्वजनिक उद्योग क्या होता है? पहले देखिए, मालिकाना हक स्वामित्व के आधार पर मतलब होता है कि उसका जो मालिकाना हक के आधार पर, सार्वजनिक उद्योग उसे कहेंगे जैसे जो सरकारी हो, जो सरकारी हो उसे हम सार्वजनिक उद्योग कहेंगे। इसमें भारी तथा आधारभूत उद्योग शामिल है। सार्वजनिक उद्योग में कौन कौन है? भारी और आधारभूत उद्योग सम्मिलित है। इसका संचालन सरकार स्वयं करती है, यानी सरकारी उद्योग को हम सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के लोहा इस्पात के केंद्र सार्वजनिक उद्योग है, तो कहेगा सार्वजनिक उद्योग का उदाहरण दे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के लोहा इस्पात, समझ गए, फैक्ट्री, यानी दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला जो लोहा इस्पात जो है, यह सार्वजनिक उद्योग के अंतर्गत आता है, यानी सरकारी उद्योग है। इतना बात याद रखें। दूसरा होता है निजी उद्योग, दूसरा होता है स्वामित्व के आधार पर निजी, और तीसरा संयुक्त या सहकारी उद्योग, यानी इसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों होता है, अर्ध सरकारी समझ लीजिए, समझ गए। तो निजी में वो उद्योग जिसका स्वामित्व किसी खास व्यक्ति के, कंपनी के द्वारा किया जाता है, इसे निजी उद्योग, जैसे साइकिल, कपड़ा, औषधि, बिस्कुट इत्यादि। जैसे रामदेव बाबा बिस्कुट बनाते हैं, तो क्या उसका सरकारी है? नहीं है, वह तो निजी है आपका। तो इसी उद्योग को हम लोग निजी उद्योग कहेंगे। और संयुक्त तथा सहकारी उद्योग किसे कहेंगे? जब उद्योग में दो या दो से अधिक व्यक्ति या सहकारी समिति का योगदान हो तो उसे संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग कहा जाता है। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। आप यह बात नहीं समझ में आया नहीं तो आप हम जो समझाते हैं वह समझिए। जिस शब्द, अगर कोई भी कंपनी के लास्ट में लिमिटेड लगा हुआ रहे तो उसको आप अर्ध सरकारी या उसको आप सहकारी उद्योग कह सकते हैं, सहकारी उद्योग कह सकते हैं। लेकिन यह आधा सरकारी है, आधा प्राइवेट है, यानी उसका प्राइवेट आदमी भी उसमें हस्तक्षेप करता है, इसीलिए दो या दो से अधिक व्यक्ति उसमें भागीदारी रहता है, समझ गए। उसे हम सहकारी, जैसे BSNL है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है, महाराष्ट्र की चीनी उद्योग है, अमूल है गुजरात का, समझ गए। यह सब क्या है? अर्ध सरकारी है,
यह बात आप याद करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है। अब स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने प्रकार से, अभी हम ये समझा रहे थे। अब आपका परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया, तो आप कहिएगा 3 भागों में बांटा गया है, बता चुके हैं। सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग और सहकारी उद्योग। अभी तुरंत बताए हैं, आप जवाब दे सकते हैं पढ़कर कॉपी में लिखकर। ठीक है। तो यह देखिए, अब आएंगे हम लास्ट में कि कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योग का भी वर्णन किया गया है। कच्चे माल के स्रोत के आधार पर उद्योग का वर्णन किया गया है। जैसे कृषि आधारित उद्योग सूती वस्त्र, जूट, रेशम, ऊनी वस्त्र तथा खाद्य तेल से प्राप्त कच्चे माल के आधार पर उद्योग है। कच्चे माल के आधार पर उद्योग है, इतना बात आप समझ सकते हैं, इतना बात आप समझ सकते हैं। कच्चे माल के आधार पर कौन कौन सी उद्योग है स्रोत के आधार पर, तो कृषि आधारित उद्योग जैसे सूती वस्त्र, जूट, रेशम, ऊनी वस्त्र, खाद्य तेल कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित उद्योग होता है। जो कृषि से प्राप्त होता है वह सब कच्चे माल के आधार पर उद्योग होता है, जैसे सूती वस्त्र, जूट, रेशम और ऊनी कपड़ा, यह सब होता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा आपका, इसमें सस्पिशन नहीं होना चाहिए। यह देखिए एक और हम बताए थे कच्चे माल के आधार पर है, ये कच्चे माल के स्रोत के आधार पर है, समझ गए। इसमें यह आता है खेती से संबंधित, लेकिन स्वामित्व के आधार पर यह जो हम बताए हैं आपको कच्चे माल के आधार पर, ये भारी और हल्का उद्योग बताए हैं, समझ गए। ये दोनों में कुछ डिफरेंट है, यह आप याद रखेंगे। अब हम इसी कच्चे माल के आधार पर जो है ना हम देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन करें, आपका आएगा क्वेश्चन तो 5 नंबर का सवाल आएगा। तो इस बहुत आसान है, हम आपको कुछ कुछ बताए हैं, कुछ कुछ और बताएंगे, तो बहुत सरल भाषा में लिखे हैं, तो वह लिख देखिए सूती मिल इतना बड़ा है, इसीलिए कहते हैं सूती वस्त्र मिल बृहत पैमाने का उद्योग है। हम बताए थे ना, शुरू में ही बताए थे कौन सा है यह सूती वस्त्र उद्योग, बड़े पैमाने का उद्योग है, यानी बृहत पैमाने का उद्योग है, समझ गए। यह किस पर बांटे थे, श्रम के आधार पर बांटे थे। तो यह देखिए इसको 5 नंबर में आपको पूछा जाएगा, इसका वर्णन कर देना है सूती वस्त्र उद्योग के, समझ गए। तो क्या लिखेंगे, भारत में आधुनिक पहली सूती मिल की स्थापना 1818 में हुई। हम जबकि बताए थे आपको सबसे पहले कहां हुआ था, मुंबई में 54 में, 1854 में, लेकिन यहां आपको देखने के लिए मिल रहा है 1818 में। इसके लिए घबराइए नहीं, यह आपका सक्सेस नहीं हुआ। देखिए ना, कलकत्ता के निकट फोर्ट ग्लास्टर नामक स्थान पर स्थापित की गई, लेकिन यह मिल कुछ ही समय के बाद बंद हो गया, यह मिल चला ही नहीं। जो 1818 में स्थापना हुआ यह मिल नहीं चला, लेकिन वास्तविक में पहली सफल मिल जो है मुंबई में 1854 ईस्वी में काबस जी नाना भाई डाबर ने लगाई। आप सुनिए, वहां तो हमने आपको पहली बार चैप्टर के शुरुआत में बताए थे, सबसे पहला मिल जो है मुंबई में 1854 ईस्वी में लगाया गया, लेकिन किसके द्वारा लगाया गया था यह नहीं बताए हैं। यहां आप याद कीजिएगा, उस व्यक्ति का नाम है काबस जी नाना भाई डाबर। काबस जी नाना भाई डाबर ने सबसे पहले सफल मिल मुंबई में 1854 ईस्वी में स्थापना किया, ठीक है। और इसके बाद भारत में आधुनिक वस्त्र उद्योग का विकास होने लगा। सूती वस्त्र के उद्योग आज भारत के सबसे विशाल उद्योग है। यह कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। 2006-07 के अनुसार देश में लगभग 1600 सूती और कृत्रिम वस्त्र बनाने वाली मिलें हैं। इसमें 80% मिलें निजी क्षेत्र में है, शेष सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्र में है। परंतु आज देश की अधिकांश मिलें महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में केंद्रित है। इतना बात तो आप बहुत सुंदर से लिख सकते हैं और बहुत लाजवाब तरीका से समझा सकते हैं बच्चे को। आप भी समझिए, समझते रहिए। और देखिए मेरे पास फैक्ट है, अगर हम लिख लिख के आपको समझाऊंगा तो वह वीडियो अन्य चैनल वाले की तरह 5 घंटा 7 घंटा में चलेगा, यह भी समझ गए। तो आप उतना समय नहीं दीजिए, अपने से लिखने के प्रयास कीजिए। कोई गुरुजी के ज्ञान से आपके पास ज्ञान नहीं आ जाएगा। खुद सेल्फ मेहनत जो बच्चा करता है वही टॉपर बनेगा। सेल्फ मेहनत पर आप ध्यान दीजिए।
टीचर के मेहनत पर ध्यान नहीं दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। हम आपके पास मैटर बहुत ही सुंदर सुंदर ला रहे हैं, लाजवाब तरीका से लिख कर दे रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत कीजिएगा तो अव्वल ही नहीं टॉप आइएगा बिहार में, समझ गए। देरी ना करते हुए अगले चीज पर आते हैं। अगर इसमें इसका भौगोलिक स्थिति भी देख लीजिएगा, सूती वस्त्र के उद्योग का वर्णन करते हुए इसका भौगोलिक स्थिति का वर्णन करें तो आप लिखिएगा भौगोलिक स्थिति दशाएं क्या होता है, भौगोलिक दशाएं इसके लिए क्या है यह भी देख लीजिए। कच्चा माल होना चाहिए, कपास की इस उद्योग का कच्चा माल माना जाता है। कपास का देखिए, सूती वस्त्र को कपास ही एक है कि इसका कच्चा माल माना जाता है, इसी से क्या बनता है, सूती वस्त्र बनता है। सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र महाराष्ट्र और गुजरात है, याद रखें, अभी भी है सूरत जिसको कहते हैं गुजरात में। बंदरगाह होना चाहिए, इसके माध्यम से कच्चे माल का आयात निर्यात आसानी से किया सके, मतलब आपको समुद्र के किनारे होना चाहिए ताकि कच्चे माल को ला सके या पक्के माल को भेज सके, समझे। शक्ति का साधन भी होना चाहिए, सूती वस्त्र उद्योग को चलाने के लिए शक्ति का साधन होना चाहिए, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल इत्यादि। हम आपको बताए थे ना कि कोई भी उद्योग लगाने के लिए 3 स्थानीयकरण कारक, वही चीज ये है। इसका भौगोलिक दशा में भी वही लिख दीजिएगा, शुरू में ही आपको बताए थे, फिर से आप क्या ले जाएंगे बैग, आप समझिए शुरू में जो बताए थे वही है। और आपको यह भी याद रखिएगा सूती वस्त्र के मिल यह सब राज्य में है। ये देखिए, महाराष्ट्र में मुंबई, सोलापुर, पुणे, बरगा, नागपुर, औरंगाबाद और जलगांव, इतना तो याद आप हो नहीं सकता है, जिला का नाम है, जगह का नाम है। तो आप यह याद रखिएगा सूती वस्त्र के मिले महाराष्ट्र में, गुजरात में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु में है, इतना बात आप जरूर याद रखिएगा। इन राज्यों में सूती वस्त्र के मिले अत्यधिक है, ठीक है। आगे आइए, आगे हम लोग पढ़ेंगे भारत में जूट उद्योग का वर्णन करेंगे। आज जूट उद्योग देखते हैं, सूती का बोरा जो होता है ना, वही जूट से बनता है। तो हम कहेंगे सूती वस्त्र के बाद जूट उद्योग भारत में दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है, ठीक है। कच्चे जूट से बने सामान के उत्पादन में भारत का संसार में पहला स्थान है। संसार में पहला स्थान है किसमें, जूट उद्योग में, ठीक। भारत में जूट के 77 कारखाने हैं। 2006-07 में 69 मिले पश्चिम बंगाल में थे। देखिए, पश्चिम बंगाल इसके लिए प्रसिद्ध है, अव्वल भी है, अग्रणी राज्य भी है। तो समझिए, पश्चिम बंगाल में 80% तथा आंध्र प्रदेश में 10% जूट का सामान तैयार होता है। शेष जूट का सामान बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम और त्रिपुरा में तैयार होता है। इतना बात तो फैक्ट आराम से याद कर सकते हैं। नहीं याद होता है ना, तो आप कॉपी कलम लीजिए, जहां सोते हैं बैठते हैं सबका फैक्ट, जैसे भारत में जूट उद्योग के बारे में जो फैक्ट, कितना कारखाना है, कब से कब, कौन स्थान है भारत में, कौन कौन राज्य में यह सबसे ज्यादा होता है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में 80% और आंध्र प्रदेश में 10% है, बाकी सब राज्य में है छोटा छोटा। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम और त्रिपुरा में थोड़ा बहुत जूट का खेती होता है, जो कि भारत में विश्व का पहला स्थान है। जूट उत्पादन क्षेत्रों की निकटता, सस्ते जल परिवहन, अच्छे जूट की संधारित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता इत्यादि, इसके अतिरिक्त सस्ते श्रमिक बैंक और बीमा सुविधा तथा निर्यात के लिए बंदरगाह सुविधा में जूट उद्योग को यहाँ संकेंद्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज यह उद्योग लगभग 2.61 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मुहैया कराता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, रूस, अरब देश और यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया भारतीय जूट उत्पादों को प्रमुख ग्राहक है। आप समझिए, जूट का ग्राहक आपका अमेरिका भी है, और क्या है, कनाडा, रूस, अरब के देश जितना भी है, यूनाइटेड किंगडम जो है ना आपका इंग्लैंड को कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया, यह सब बड़े बड़े देश का ग्राहक है यह भारतीय जूट का। समझ गए, इतना बात आप याद रखेंगे। उसका भौगोलिक दशा भी इसमें जानते हैं, इतना लोग, लगभग 3.25 लाख लोग इसमें कार्यरत रहे, इसको रोजगार मुहैया करा रहा है यह जूट उद्योग, समझ लीजिए। और
इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए क्या क्या उपलब्ध, इसमें पानी की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, बंदरगाह होना चाहिए, वह तो सब उद्योग के लिए होता है क्योंकि निर्यात की सुविधा हो। समझ गए, इतना याद रखेंगे। अब हम लोग देखेंगे भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग की वर्णन करेंगे, ऊनी वस्त्र उद्योग की वर्णन करेंगे, बहुत सुंदर से देखेंगे ऊनी वस्त्र के बारे में। यह क्या है जानते हैं, पश्मीना बकरी। यहाँ पर इसका फिगर नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर रहना चाहिए, इसको यहाँ रहना चाहिए, ठीक है। हम आपको समझा दें ये कौन सा बकरी है, पश्मीना बकरी है, पश्मीना बकरी। इसका ऊनी जो है बहुत गर्म होता है, इसका जो है ना ये बाल बहुत गर्म होता है, इससे अगर कपड़ा बना हुआ पहन लीजिएगा तो ठंडा ही नहीं लगेगा। तो ये तो आगे फिगर काम करेगा, पहले यहाँ सुन लीजिए। ऊनी वस्त्र उद्योग का वर्णन करने के लिए कह रहा है, तो हम कहेंगे यह देश के सबसे पुराने वस्त्र उद्योगों में से एक है, ठीक है। ऊनी वस्त्र उद्योग की स्वकेंद्र पंजाब, महाराष्ट्र, मतलब उसका केंद्र कहाँ कहाँ है, ये यह हुआ स्व केंद्रीय, ऐसा नहीं कुछ बात है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान राज्यों में है। धारीवाल, लुधियाना और अमृतसर पंजाब के प्रमुख केंद्र है। महाराष्ट्र में मुंबई का सबसे बड़ा केंद्र है। बीकानेर और जयपुर राजस्थान में भी ऊनी, ये अनी नहीं है, ऊनी ऊनी वस्त्र के महत्वपूर्ण केंद्र है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर तथा कर्नाटक में महत्वपूर्ण केंद्र है। इस समस्या के बावजूद भी आज भारत में ऊन का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है और विश्व के कुल उत्पादन का 1.8% इसका योगदान है। भारत में ऊन उत्पादन में विश्व का लगभग 2.25% योगदान है ऊन उत्पादन में। अब हम पश्मीना बकरी के बारे में जानेंगे। पश्मीना ऊन क्या होता है, पश्मीना बकरी से प्राप्त होता है। यह एक विशेष नस्ल की बकरियां वाले रोए, बकरियों के बालों रोए से प्राप्त किया जाता है। यही है बकरी का बाल, समझ गए, यही पश्मीना बकरी है, ठीक है। जो बहुत ही गर्म और मुलायम होता है, अभी बताया है, और अति गर्मी प्रदान करता है, बहुत ज्यादा गर्मी प्रदान है। ये बकरियां कश्मीर के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है और बंगलौर जो कर्नाटक के राजधानी बंगलौर है, वह बंगलौर में भी देश के ऊनी वस्त्र उद्योगों में यहाँ सेंटेंस नहीं बन रहा है, उद्योगों में गुर्जरों द्वारा पाली जाती है। सुन लीजिए, अब इसको सेंटेंस बना देते हैं, आप समझिएगा। ये बकरियां कश्मीर के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में और बंगलौर के क्षेत्रों में पाया जाता है और देश के ऊनी वस्त्र के उद्योग में यह सहायक होता है, ठीक है। यह बकरियां तो, और इसको कौन पालता है, गुर्जरों द्वारा पाली जाती है। यह पश्मीना बकरी, यह जो पश्मीना बकरी है गुर्जरों द्वारा पाली जाती है। एक अंगूरा, देखिए यह खरगोश है, कौन सा है, अंगूरा का ऊन खरगोश के रोए से प्राप्त किया जाता है। यही खरगोश है जो कि इसका अंगूरा का ऊन प्राप्त किया जाता है, यही खरगोश से। यह याद कीजिएगा, आपको पूछल जाएगा कि अंगूरा का ऊन किससे प्राप्त किया जाता है, कहिएगा खरगोश के रोए से प्राप्त किया जाता है, खरगोश के रोए से प्राप्त किया जाता है। फिगर के साथ आप लोग देख सकते हैं। आगे ये भारत में रेशम वस्त्र उद्योग का वर्णन करने की बात कहे हम लोग, तो भारत में हम लोग रेशम वस्त्र के वर्णन करते हैं। हम भारत में देखिए, हम अब लोग क्या पढ़े थे, कृषि आधारित ये सब पढ़ रहे हैं। ये सब क्या पढ़ रहे हैं, यह जो आपको पश्मीना है, ऊनी है, यह जूट है, यह सब पढ़ रहे हैं, कृषि आधारित उद्योग है। उसके बाद हम लोग खनिज आधारित उद्योग भी पढ़ेंगे। आगे चल के देखिए ना, अब आपका खनिज उद्योग देखिए, यहाँ खनिज आधारित उद्योग है। तो हम आपको बताए हुए भी थे, कृषि आधारित उद्योग यहाँ से स्टार्ट हुआ है। देखिए कच्चे माल के आधार पर जो है ना कृषि आधारित उद्योग यह सब है ना, तो यह सब एक नंबर में कृषि आधारित हो गया और दूसरा नंबर में कच्चे माल के आधार पर कौन होगा, खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग हम कह सकते हैं। थोड़ा अच्छा से आप लोग लिख लीजिएगा, हम झटपट में लिख रहे हैं, ऐसे लिखिएगा खनिज आधारित उद्योग, समझ गए, आधारित उद्योग। तो यह दूसरा अगर पढ़ लेंगे इसका प्रकार, तो आपका लगभग चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अभी हम कृषि आधारित उद्योग ही पढ़ रहे हैं। यह सब कृषि से ही आपका रेशम उसम सब प्राप्त किया जाता है। पश्मीना ये पालतू पशु है। तो हम लोग आप पढ़ेंगे भारत में रेशम वस्त्र उद्योग का भी वर्णन करेंगे हम लोग बहुत सुंदर से। देखिए भारत
प्रारंभ से ही रेशम से बनी वस्तुओं का उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है। देश में 4 प्रकार के रेशम, मलबारी, तसर, ईरी और मूंगा पैदा की जाती है। भारत में रेशम के लगभग 90 मिलें हैं। रेशम के कितना मिल है? 90 मिल है। और 90% अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर में राज्यों में होता है। याद रखेंगे, कर्नाटक में बंगलौर, कोलोर, मैसूर और बेलगांव। आप इतना याद नहीं रख सकते हैं, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर याद रखेंगे काफी है। इस जगह का नाम याद नहीं रखेंगे चलेगा। रेशम के प्रमुख उत्पादन केंद्र है। यह सब आप छोटा सा याद रखिएगा। रेशम उत्पादन में यह सब याद रखते हुए ये 3 राज्य का नाम याद रखिएगा। यह जो है कोकून के पौधे पर यह कीड़ा पाला जाता है, समझ गए, तो पलता है, उसके बाद रेशम के कपड़े बनाया जाता है इससे। ठीक है, कृत्रिम वस्त्र के बारे में आप पढ़ लीजिए थोड़ा सा। कृत्रिम वस्त्र उद्योग में कृत्रिम धागे का प्रयोग किया जाता है, मतलब बनैलका धागे का प्रयोग किया जाता है, जैसे देख रहे हैं यही है। इन वस्त्रों के हमारे वस्त्र उद्योग में महत्वपूर्ण स्थान है। ये मजबूत एवं टिकाऊ होता है, जैसे आप पॉलिस्टर जिसको कहते हैं, टिकाऊ होता है। वस्त्र में अधिक गुणवत्ता लाने के लिए इन्हें प्रायः प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, रेशम और ऊन के साथ मिलाकर बनाया जाता है। इन उद्योग का केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक विस्तार हुआ है। मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, अमृतसर, ग्वालियर और कलकत्ता कृत्रिम वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। यह सब आप 1-2 बार पढ़िएगा तो आपका याद हो जाएगा, बहुत सुंदर से याद हो जाएगा, समझ गए। अब हम लोग चीनी उद्योग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आपका लगभग खत्म हो जाएगा कृषि आधारित, तो उसके बाद खनिज आधारित उद्योग हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले चीनी उद्योग को देख लेते हैं। यह आपका चीनी है, जो कि इसके लिए गन्ना होता है, कच्चा माल। देखिए, भारत संसार में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत है, याद रखेंगे। वर्तमान समय में यह उद्योग 4 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और एक बड़ी संख्या में किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। मतलब जानते हैं 4 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है आपका चीनी उद्योग। किसान हो चाहे चीनी उद्योग में काम करने वाले हो। कच्चे माल के मौसमी होने के कारण चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग है। चीनी उद्योग क्या है? एक मौसमी उद्योग है। आधुनिक आधार पर इस उद्योग का विकास 1903 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जब बिहार के सारण जिले के मढ़ौरा में एक चीनी मिल का स्थापना की गई। तो चीनी मिले गन्ना के उत्पादित क्षेत्रों के, देखिए यहां से सुंदर से समझिए, मढ़ौरा एक जगह का नाम है। देखिए ना, मढ़ौरा में यह आपको पूछा जाएगा वो चीनी उद्योग विकास कब हुआ था? 1903 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? इस उद्योग का विकास 1903 ईस्वी में हुआ था। और बिहार के एक सारण जिला है, जिसको सारण छपरा कहते हैं, जिले के मढ़ौरा स्थान पर एक चीनी मिल की स्थापना की गई। तो चीनी मिले गन्ना के उत्पादित क्षेत्रों की में स्थापना की गई थी। यह जो है सारण जिले में मढ़ौरा, इधर बहुत सा उत्पादन गन्ना हो रहा था, इसलिए स्थापना किया गया था। और वर्ष 2008 में देश में चालू चीनी मिल की संख्या 615 थी, जिसमें सिर्फ महाराष्ट्र में 134 से अधिक मिले हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली है। अभी भी देखिए 615 मिले हैं चीनी मिल, तो 4 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार दे रहा है चीनी मिल, याद रखेंगे हम लोग। अब अंतिम में यह देखिए, उपभोक्ता उद्योग से आप क्या समझते हैं? तो बहुत आसान से कह सकते हैं, जिसको हम लोग उपभोग करते हैं उसी को हम उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। जैसे हम कागज उद्योग को उपभोक्ता उद्योग कहेंगे, दंत मंजन को हम लोग प्रयोग करते हैं तो उपभोक्ता उद्योग, चाय को हम लोग प्रयोग करते हैं तो उपभोक्ता उद्योग, चीनी, पंखा, सीमेंट, यह सब को हम लोग जरूरी है ना, मनुष्य की जरूरी है, तो इसीलिए हम इस सबको उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। तो लिख भी सकते हैं, जिस उद्योग का संबंध उपभोक्ता से होता है, जो उपभोग करता है उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। जैसे मनुष्य तथा वह उपयोगी वस्तु को बनाता है, यह सब उपयोगी वस्तु जिसे उपभोक्ता उद्योग कहा जाता है। इसमें विशेष रूप से गृह उपयोगी वस्तुओं को उत्पादित किया जाता है, जो घर में उपयोग किया जाता है वह वस्तु उत्पादित किया जाता है। हम लोग अब देखेंगे खनिज आधारित उद्योग।
खनिज आधारित उद्योग देखेंगे, लगभग चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, समझ गए। तो ऐसे उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए खनिज पर निर्भर करता है, उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे लौह एवं इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम उद्योग, तांबा उद्योग, रासायनिक उद्योग इत्यादि खनिज उद्योग होता है। अभी देखिए हम कृषि उद्योग के बारे में पढ़े थे, तो सारा कृषि उद्योग के बारे में हम भौगोलिक दशा भी देख लिए थे। अब खनिज उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। खनिज उद्योग कौन होता है? जो कच्चे माल के रूप में खनिज पर निर्भर करता है। जो कच्चा माल क्या होता है? खनिज होता है। जैसे लोहा, सीमेंट, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का कच्चा माल क्या होता है? बॉक्साइड होता है। वही सब के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे बहुत सुंदर से। तो सबसे पहले लौह और इस्पात उद्योग के बारे में हम पढ़ लेते हैं, और लौह एवं इस्पात उद्योग के बारे में बहुत सुंदर से पढ़ेंगे। और भारत में कौन कौन लौह और इस्पात उद्योग का प्रमुख है वह भी आपको थोड़ा सा याद करवा देंगे, बस हो जाएगा, समझ गए। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लौह और इस्पात उद्योग देखिए, ऐसा ही लोहा और इस्पात उद्योग होता है। देखिए कितना बड़ा कारखाना है। यह भारी उद्योग के अंतर्गत आता है। हम आपको बताए थे यह भारी उद्योग के अंतर्गत आता है, समझ गए। तो लौह और इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनों पर निर्भर करता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर लोहा ही नहीं रहेगा, इस्पात ही नहीं रहेगा, तो कोई भी मशीन का निर्माण होगा? नहीं हो पाएगा। तो सब उद्योग का जननी लोहे है, यानी लौह उद्योग ही है। जितना भी संसार में उद्योग है, चाहे पंखा उद्योग हो, चाहे कोई भी उद्योग हो, सिलाई मशीन उद्योग हो, सब उद्योग का जननी क्या है? लौह उद्योग है। ठीक है, आप समझ गए हैं। इसे अन्य उद्योग का जनक भी कहा जाता है। देखिए लिखा भी हुआ है, इसे अन्य उद्योग का जनक कहा जाता है। भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना 1830 ईस्वी में पोर्टो नोवा नामक स्थान पर तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। कहां पर? ये पोर्टो नोवा याद नहीं रहेगा तो पहला जो लौह इस्पात कारखाना कहां लागू किया था? 1830 में तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया था, याद रखें। परंतु स्थानीयकरण के कारण, अनुकूल कारकों के कमी के कारण इसे बंद कर दिया गया। परंतु इसे बंद कर दिया गया, समझ गए। तो आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक रूप से प्रारंभ 1864 ईस्वी में हुआ था। जिस प्रकार से कलकत्ता में सूती वस्त्र उद्योग लगा था, बंद करके 1854 में मुंबई में लगाया गया था काबसजी दावरजी नाना भाई के द्वारा, उसी प्रकार से यहां भी 1830 में लौह एवं इस्पात उद्योग लगाया गया था। लेकिन यह अनुकूल कारक नहीं मिला, स्थानीय कारक नहीं मिला, जिसके कारण 3 होता है ना स्थानीय कारक उद्योग के लिए, वह नहीं मिला, जिसके कारण यह बंद हो गया। और इसका वास्तविक रूप से स्थापना जो हुआ 1864 में हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ। कहां हुआ? पश्चिम बंगाल में कुल्टी नामक स्थान पर स्थापना के साथ साथ इस्पात का बड़े पैमाने पर उत्पादन 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? होगा यह झारखंड स्थित जमशेदपुर में कारखाना की स्थापना के साथ हुआ। यानी टाटा के द्वारा 1907 ईस्वी में जो स्टील कारखाना लगाया गया, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी झारखंड के जमशेदपुर में, वह बड़े पैमाने पर लगाया गया। इस समय भारत में 10 बृहद लोहे एवं का संयंत्र है, मतलब उद्योग है। लगभग 200 छोटे इस्पात संयंत्र भी है। तो 10 बड़े लोहे संयंत्र का नाम आप याद रखिएगा। पहला है टाटा लोहा इस्पात यानी टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को भी याद रखिएगा तो चलेगा। यह झारखंड के जमशेदपुर में है, याद कर लेना है इसको। अब इसको यानी भारतीय लौह इस्पात कारखाना पश्चिम बंगाल में बर्नपुर में है। ठीक है। विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात कारखाना समझिए कर्नाटक भद्रावती में है। भिलाई लोह एवं इस्पात तो छत्तीसगढ़ भिलाई में है। ये सब याद हो जाएगा जल्दी। राउरकेला में है, उड़ीसा में है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर में है। बोकारो में है यानी झारखंड में है। सेलम ये है, सेलम में है तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम में है, कहाँ है आंध्र प्रदेश में। विजयनगर कहाँ है, कर्नाटक में या विजयनगर में है। आप याद कर सकते हैं कि यह सब लौह इस्पात उद्योग है
अब बहुत ही चर्चित है, एक नंबर वाला सबसे ज्यादा चर्चित है, जो कि रतन टाटा के द्वारा लागू किया गया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे अल्मुनियम उद्योग। आगे हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? अल्मुनियम उद्योग के बारे में पढ़ेंगे बहुत ही सुंदर से। यह भारत का दूसरा महत्वपूर्ण धातु उद्योग है। यह लचीला, हल्का, जंगरोधी, उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। इसका अयस्क बॉक्साइड है। इसका कच्चा माल कहिए, अयस्क कहिए, बॉक्साइड है। यह हवाई जहाज, बर्तन उद्योग तथा तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए, यह जो अल्युमिनियम का प्रयोग किस में किया जाता है? हवाई जहाज के में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह हल्का है। लोहा तो प्रयोग कर नहीं सकते हैं क्योंकि वह हवा में उड़ता है। समझ गए? एक टन एल्युमिनियम के लिए लगभग 6 टन बॉक्साइड तथा 18,600 किलो वाट विद्युत की आवश्यकता होती है। अब हम आपको समझाते हैं, यदि 1 टन एल्युमिनियम आपको बनाना है, 1 टन मतलब होता है 25 मन। मन आप गांव में समझ गए होंगे, तो 10 क्विंटल, 10 क्विंटल समझिए। 1 टन बराबर कितना होता है? 10 क्विंटल होता है, यानी 25 मन की बात करें। अल्युमिनियम अगर बनाना चाह रहे हैं तो 6 टन बॉक्साइड लगेगा और 18,600 किलोवाट कितना लगेगा? विद्युत लगेगा। तब आपका यह 1 टन 25 मन अल्युमिनियम बनेगा। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि अल्युमिनियम उद्योग की स्थिति बॉक्साइड और सस्ती बिजली की उपलब्धता से पूरी तरह प्रभावित होती है। इसमें बिजली भी बहुत लगता है और बॉक्साइड की मात्रा भी बहुत रहती है। सस्ती बिजली होगा तभी हम इसको कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। अब आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं रासायनिक उद्योग। रासायनिक उद्योग का देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। यह आकार में विश्व का 12वां तथा एशिया में 3रा स्थान रखता है। इस उद्योग का देश में तेजी से विकास हो रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में इसकी भागीदारी 3% है। कितना है? 3% है। रासायनिक उद्योग के बारे में 2 लाइन आप याद रखें। जो खाद बीज नहीं डालते हैं खेत में, वही रासायनिक उद्योग होता है। अब उर्वरक उद्योग भी वही है, समझ गए? उर्वरक उद्योग के बारे में भी देख लीजिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए उर्वरक का उपयोग अनिवार्य है। यदि आप उर्वरक नहीं डालेंगे तो कम फसल होगा। उसी तो यूरिया, पोटाश आप डालते रहते हैं तो देखिएगा फसल बहुत सुंदर होता है, क्योंकि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखता है। तो भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कब? 1906 ईस्वी में रानीपेट तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। परंतु इस उद्योग को वास्तविक विकास सन 1951 ईस्वी में भारतीय उर्वरक निगम द्वारा सिंदरी में संयंत्र स्थापित करने के साथ हुआ था। देखिए, 1906 में हुआ था रानीपेट तमिलनाडु में, लेकिन यह नहीं अच्छा चला। लेकिन वास्तविक रूप में 1951 में जब संविधान आजाद हुआ, अपना भारत संविधान बना 50 में, उसके बाद ही यह उर्वरक कारखाना बहुत सुंदर से चला। हरित क्रांति के कारण उर्वरक की मांग बढ़ी। जब हरित क्रांति देश में, हम बताए थे पिछले चैप्टर में, अधिक पैदावार होने लगे, पैदावार बढ़ाने के लिए जो क्रांति लाया गया था और पैदावार बढ़ने लगा था, तो उस समय पैदावार बढ़ाने का एक ही उपाय था, उर्वरक। समझ गए? तो इसकी मांग बढ़ गई थी। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल राज्य में कुल उत्पादन का 50% से अधिक उर्वरक का उत्पादन करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादन राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गेम, दिल्ली, पश्चिम बंगाल तक याद रखिए, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक है। सॉरी बच्चों, बोलते बोलते अथी हो जाता है, इसके लिए मैं अभी चाहता हूं। देखिए, हम इतना ज्यादा इसलिए बोलते हैं आपको कम समय में पूरा मटेरियल मिल सके। चैप्टर थोड़ा सा लंबा होता है और एक चीज को हम, जो गंभीर चीज है उसको हम ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, गंभीर तो यहाँ भी बहुत की है। देखिए ना, कहेगा कि उर्वरक उद्योग सबसे पहले कब लगा था, तो कहिएगा रानीपेट 1906 में। लेकिन वास्तविक रूप से विकास कब हो गया, तो 1951 में, जो कि भारतीय उर्वरक उद्योग सिंदरी में स्थापित होकर। समझ गए? तो इसका मांग बढ़ गया किस कारण से? हरित क्रांति आने के बाद। यह सब याद रखेंगे। भारत में सीमेंट उद्योग के वर्णन हम लोग करेंगे। सीमेंट उद्योग, बिहार में भी सीमेंट उद्योग है, एक उद्योग है। समझ गए?
उसके बारे में भी लिखा होगा तो पढ़ेंगे, नहीं होगा तो नहीं पढ़ेंगे। तो यह एक प्रकार का खनिज आधारित उद्योग है, सीमेंट उद्योग। हम तो खनिज आधारित पढ़ रहे हैं। जिसका कच्चा माल का चूना पत्थर, जिसका कच्चा माल क्या होता है? चूना पत्थर होता है, याद रखेंगे, सीमेंट बनाने के लिए। कोयला, सिलिका, एल्युमिनियम और जिप्सम है। आवास निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सीमेंट को हम लोग क्या करते हैं? घर बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, यही है सीमेंट, आप लोग जानते हैं भली भांति से। भारत विश्व के सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है। भारत में कई तरह के सीमेंट का उत्पादन होता है, जैसे साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड पोज़ोलाना, पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस, स्लेग सीमेंट, आयरन वेल एवं सफेद सीमेंट आदि इत्यादि इसलिए यह इत्यादि नहीं है, सॉरी बच्चों, इसलिए यह उद्योग कच्चे माल के निकट स्थापित किया जाता है। पहला सीमेंट उद्योग 1904 ईस्वी में चेन्नई में स्थापित किया गया था। इस उद्योग का विस्तार मुख्यतः स्वतंत्रता के बाद हुई, समझ गए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुई। आज देश में 159 बड़े तथा 332 से अधिक छोटे सीमेंट उद्योग संयंत्र हैं। इसकी कुल उत्पादन क्षमता लगभग प्रति वर्ष 1683 लाख टन है अपना भारत में। उत्पादन क्षेत्र राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यह सब है, समझ गए, याद रखेंगे। तैयार माल आधारित संरचना एवं उपकरण उद्योग, जैसे कि आप जो तैयार माल हो गया, हम एल्युमिनियम बना लिए, बॉक्साइट से एल्युमिनियम बना लिए, यह देखिए हम आपको सीमेंट बना लिए, तो इसको संरचनात्मक औजार, इसका उपयोग, उपकरण का उद्योग भी लगाया जाएगा, समझ गए। तो यह देखिए परिवहन उपकरण उद्योग क्या होता है। अब जब वह परिवहन उपयोग बनेगा, जब लोहा बन गया तो परिवहन के लिए तो गाड़ी घोड़ा बनेगा, बस बनेगा, टाटा बनेगा, सफारी बनेगा, तो परिवहन उद्योग हो गया, समझ गए, परिवहन उद्योग कहलाएगा। लोहा तो बना दिया, लोहा तो सभी उद्योग का जननी है, तो यह परिवहन उद्योग के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। रेलवे, भारत में रेलवे इंजन, यात्री डब्बे और माल डिब्बे निर्माण का उद्योग बड़े स्तर पर विकसित हुआ है। आज भारत रेलवे के भारी डिब्बे का बड़े पैमाने पर निर्यात भी करते हैं। बड़ी लाइन वाले विद्युत चालित इंजन पश्चिम बंगाल में स्थित चित्तरंजन के लोकोमीटर वर्कर्स में बनाए जाते हैं। अब कहेगा इंजन कहाँ बनाया जाता है? पश्चिम बंगाल के चित्तरंजन में बनाया जाता है, लोकोमोटिव वर्कर्स में बनाया जाता है। बनारस में डीजल चलित रेल इंजन का कारखाना है, बनारस में डीजल से चलने वाले रेल इंजन का कारखाना है, जबकि यहाँ विद्युत से चलने वाला कारखाना कहाँ है? पश्चिम बंगाल के चित्तरंजन में, ठीक है। सवारी डिब्बे के पेराम्बूर, बंगलोर, कपूरथला और कोलकाता में भी बनाया जाता है सवारी गाड़ी के डब्बे, ठीक है। मालगाड़ी के डब्बे निजी क्षेत्र तथा रेल कारखानों में तैयार किया जाते हैं। मालगाड़ी का जो डब्बा है निजी क्षेत्र और रेल कारखाना दोनों में तैयार किया जाता है। देखिए आपको इसमें 2-3 चीज याद रखना होगा। जो विद्युत से चलता है रेलगाड़ी, वह इंजन पश्चिम बंगाल के चित्तरंजन में तैयार होता है। जो डीजल से चलता है वो बनारस में तैयार होता है, ठीक है। और जो डब्बा उब्बा होता है सवारी गाड़ी का, यह निजी आदमी भी बनाता है। और देखिए मालगाड़ी की डिब्बे एक निजी आदमी बनाता है, लेकिन सवारी गाड़ी के डब्बे यह सब बेंगलोर, कपूरथला और कोलकाता में बनाए जाते हैं, याद रखेंगे। यहाँ देखिए मोकामा में भारत बैगम एम इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है, वहां पटना के मोकामा में वहां भी बनाए जाते हैं। जो रेलवे के बैगन तैयार किए जाते हैं। मुंगेर जिले के जमालपुर में रेलवे का वर्कशॉप है, बगले में आपका वर्कशॉप है, जो एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। तो कहेगा रेलवे वर्कशॉप सबसे पुराना कहाँ है? तो मुंगेर के जमालपुर में, बस जाके देख सकते हैं आप। सारण जिले के छपरे में रेलवे पहिया बनाने का कारखाना है। आप कहेगा रेलवे पहिया बनाने के कारखाना कहाँ है? सारण के छपरा में, समझ गए, सारण जिले के छपरे में, समझ गया, याद रखेंगे। नालंदा जिले के हरनौत में सवारी गाड़ी के रेलवे डिब्बा का बनाने का कारखाना निर्माणाधीन है। अब देखिए नालंदा में सवारी गाड़ी के डिब्बे भी बनेगा, हरनौत में, यह याद रखेंगे, ठीक है। मोटर गाड़ी उद्योग, अब हम लोग मोटर गाड़ी उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पोत निर्माण के बारे में पढ़ लेंगे।
देखिए, सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में अधिक बड़ा है। रेल परिवहन छोटा है क्योंकि सड़क का तो जाल बिछाया गया है, तो रेल परिवहन तो छोटा है सड़क परिवहन की तुलना में। तो इस समय मोटर वाहन जैसे ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि बड़ी संख्या में निर्माण किए जाते हैं। 3 पहिया स्कूटर के निर्माण में भारत संसार में प्रथम स्थान पर है, क्योंकि जनसंख्या उतना है तो यहाँ तो गाड़ी तो रहबे करेगा, निर्माण होबे करेगा। मोटरसाइकिल के निर्माण लखनऊ, सतारा, पंकी, कानपुर, अहमदाबाद के निकट कुर्दी तथा परी में बनाए जाते हैं मोटरसाइकिल। आप देख लीजिए, मारुति उद्योग दिल्ली के निकट गुड़गांव हरियाणा में है। मारुति उद्योग कहाँ है? दिल्ली के निकट गुड़गांव हरियाणा में है। महिंद्रा एवं महिंद्रा नासिक में, महिंद्रा कहाँ है? महिंद्रा एंड महिंद्रा नासिक में है। समझ गए? महिंद्रा एंड महिंद्रा कहाँ है? नासिक में, याद रखेंगे। स्कॉर्पियो तथा बोलेरो का निर्माण होता है। नासिक में क्या होता है? स्कॉर्पियो और बोलेरो का निर्माण होता है। टाटा नैनो कार कंपनी गुजरात में सस्ती कार बनाती है। गुजरात में ही नैनो कार बनता है, याद रखेंगे आप लोग। इसके अतिरिक्त इन उद्योगों का विकास चेन्नई, पुणे, इंदौर, हैदराबाद तथा मंगलौर में हुआ है। इतना बात 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है, चाहे सुन लेंगे। पोत निर्माण एक बड़ा उद्योग, समझ गए? तो पोत निर्माण एक बड़ा उद्योग है। इस उद्योग के लिए विशाल पूंजी की आवश्यकता होती है, मतलब बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। इस समय देश में पोत निर्माण के 5 प्रमुख केंद्र हैं, जैसे विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोच्चि, मुंबई। देश में जो है आकार के, बहुत बड़े आकार के पोतों का निर्माण कोच्चि में, सबसे बड़े आकार का जो है पोत का निर्माण कोच्चि और विशाखापट्टनम में होता है। मंझगांव पोत प्रारंभ भारतीय नौसेना पोतों के निर्माण के लिए बनाया गया है। कोलकाता के नजदीक गार्ड नरीज में माल नौकाएं, तटपोत, जल पोतों के प्रयोग में आने वाली डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है। आप इतना फैक्ट है याद कर लीजिएगा, बहुत सा चीज तो याद करने होगा, बला ही होगा। वायुयान उद्योग देख लेते हैं, हवाई जहाज कहाँ बनता है, यह भी पढ़ लेंगे। तो यह एक नया उद्योग है, यह पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में होता है। यह कौन करता है? सरकार के नियंत्रण में होता है। इस उद्योग का पहला कारखाना हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड बंगलौर में 1940 में स्थापना किया गया था। भारत अब कई प्रकार के छोटे एवं बड़े वायुयान का निर्माण कर रहा है। भारतीय वायुयानों का प्रयोग इंडियन एयरलाइंस और भारतीय वायुसेना द्वारा किया जा रहा है। आज भारत कृषक पुष्पक जेट, मिग, सुपरसैनिक जेट, अवरोधी विमान, बम वर्षक हेलीकॉप्टर, कई प्रकार के वायुयानों का निर्माण करते आ रहा है। समझ लीजिए, भारत इस स्थान पर पहुंच गया वायुयान निर्माण में भी। यह पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में होता है, क्योंकि सेंसिटिव चीज है। आगे हम पढ़ेंगे फुटलूज, अर्थात तकनीकी एवं श्रमिक दक्षता के आधार पर उद्योग क्या होता है वह हम देखेंगे। तकनीकी भी देख लेते हैं थोड़ा सा क्या होता है, जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। समझ गए? इस उद्योग का ज्ञान आधारित उद्योग भी कहा जाता है। चाहे आईटी उद्योग को हम लोग ज्ञान आधारित उद्योग भी कहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका हिंदी होता है, इंग्लिश होता है सूचना प्रौद्योगिकी, क्योंकि इसमें उत्पादन के लिए विशिष्ट नए ज्ञान, उच्च प्रौद्योगिकी और नियंत्रण, शोध और अनुसंधान की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे ज्ञान आधारित उद्योग कहते हैं। बंगलौर के इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है। आपका बंगलौर क्या है? कहेगा इलेक्ट्रॉनिक राजधानी भारत का कौन है? तो बंगलौर है, याद रखेंगे, नौकरी में भी पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसको कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है। इसे सिलिकॉन नगर भी कहा जाता है। बेंगलोर को सिलिकॉन नगर भी कहा जाता है, याद रखेंगे, सिलिकॉन नगर भी कहा जाता है।
इस उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादनों में टेलीविजन, टेलीफोन, पेपर, पेजर, रडार, लेजर, अंतरिक्ष उपकरण, कंप्यूटर की यंत्र सामग्री, हार्डवेयर तथा प्रक्रिया सामग्री, सॉफ्टवेयर इत्यादि है। इसका उत्पादन केंद्र बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कलकत्ता, कानपुर तथा लखनऊ है। आप बहुत सुंदर से इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, तैयार वस्त्र एवं पोशाक उद्योग, जो तैयार वस्त्र है वह पोशाक उद्योग के अंतर्गत आता है, उसको हम लोग भी देख लेते हैं। यह उद्योग भारत में हल्के उद्योग के रूप में पूरे देश में फैला हुआ है, किंतु बड़े केंद्रों में लखनऊ, लुधियाना, कोलकाता, जयपुर, श्रीनगर, चंडीगढ़, सूरत आदि प्रमुख है। मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, होजियरी एवं रेडीमेड वस्त्र उद्योगों के लिए विख्यात है। यह सब रेडीमेड वस्त्र के लिए विख्यात है। यह सब आपका तैयार वस्त्र पोशाक उद्योग के लिए प्रमुख है। समझ गए। सौंदर्य प्रसाधन उद्योग, सौंदर्य मतलब गोरा दिखने के लिए भी उद्योग लगाया गया। फेयर एंड लवली, फल्ला चिल्ला के लिए, साबुन, तेल, लिपस्टिक, समझ गए। यह सब के लिए भी उद्योग है सुंदर दिखने के लिए, तो वह भी देख लेते। सौंदर्य प्रसाधन के लिए भारत प्राचीन समय से ही प्रसिद्ध रहा है। इसके अंतर्गत साबुन, तेल, पाउडर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश एवं कृत्रिम ज्वेलर्स आदि आते हैं। चंदन पर आधारित सौंदर्य मैसूर नगरी के ख्याति प्राप्त है। इत्र के लिए जौनपुर, खुशबूदार के लिए कन्नौज। अब देखिए, इसमें याद कर सकते हैं, अगर सुंदर देखने के लिए मैसूर एकदम प्रसिद्ध है, मैसूर कर्नाटक, समझ गए। इत्र के लिए जौनपुर और खुशबूदार के लिए, तेल के लिए कन्नौज और अच्छे किस्म के साबुन के लिए मुंबई, पुणे, कलकत्ता प्रमुख केंद्र है। कृत्रिम ज्वेलर के लिए दिल्ली और पश्चिम बंगाल, जयपुर प्रसिद्ध है। अगर आप व्यापार भी करते हैं तो भी आप पढ़ लीजिएगा, तो आपको बहुत सुंदर लाभ देगा। कौन चीज कहाँ आपको सस्ता मिलेगा, जहां पर वह उद्योग है तभी है ना। अगर मान लीजिए जो कृत्रिम ज्वेलर्स है, जो आपको डुप्लीकेट सोना चांदी जिसको कहते हैं, वह दिल्ली और पश्चिम बंगाल से लीजिएगा, सस्ता मिलेगा। समझ गए। साबुन मुंबई, कोलकाता में लीजिएगा, सस्ता मिलेगा, अच्छे किस्म के। समझ गए। तेल को जो आप सेंट लगाते हैं वह कन्नौज में जाकर लीजिएगा तो सस्ता मिलेगा। यह सब बहुत सुंदर चीज है, आप पढ़ सकते हैं। खिलौना उद्योग के बारे में पढ़ लीजिए आप। देखिए क्या हुआ, खिलौना निर्माण उद्योग भारत में काफी लोगों को रोजगार प्रदान करता है, किंतु चीन की और जापान के इलेक्ट्रॉनिक खिलौना के आयात से इस उद्योग में काफी ह्रास हुआ है। अब हुआ क्या है, भारत का खिलौना तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है नहीं, विद्युत से चार्ज होता नहीं। चीन वाला और जापान वाला सस्ता इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ला दिया और भारतीय उद्योग का बहुत नुकसान हो गया है, वही लिखा हुआ है। लेकिन आज भी यह उद्योग भारत के कई शहरों में विकसित है। इसमें शिवाकाशी, बनारस, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, मदुरई, भोपाल आदि प्रमुख में खिलौना का उद्योग अभी भी कार्यरत है, चीन और जापान से आने के बावजूद भी। ठीक है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है, अब हम लोग अंतिम चरण में जाने वाले हैं और ज्यादा समय नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि ज्यादा, देखिए 1 घंटा तो लगेगा ही नहीं, इतना स्पीड से कर रहे हैं तब तो यह तो 2-3 घंटा का हो जाता। अगर आपको समझाते रहे, बोलते रहे, तो आप 2 बार देख लीजिए ना, आप समझिए 2 बार 3 बार समझाए, समझ गए, हो जाएगा आपका बहुत कम समय में। 1 घंटा के बाद होता क्या है, बच्चा बोरिंग लगने लगता है, इसलिए हम इतना स्पीड से A1 शॉट में लाते हैं। ठीक है। तो यह कह सकते हैं किसी भी देश में आर्थिक संपदा, देखिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का क्या योगदान है, बहुत अहम योगदान है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बहुत अहम योगदान है। देखिए ना, हम बोलते हैं किसी भी देश में आर्थिक संपन्नता उसके निर्माण उद्योग के विकास से मापी जाती है। देखते हैं, उस उद्योगों ने लोगों को रोजगार प्रदान करता है, उसकी कृषि पर निर्भरता को कम किया है। निर्माण वस्तुओं को निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जिससे गरीबी को समस्या बहुत हद तक काबू पा सकता है। जनजातीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के कारण क्षेत्रीय असमानताएं कम हुई है। पिछले 2 दशकों में सकल घरेलू उत्पादन में भी निर्माण उद्योग का योगदान 17% रहा है। थोड़ा सा बात है, 17% रहा है सकल घरेलू उत्पाद का, समझ रहे हैं।
तो उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान होता है भारतीय अर्थव्यवस्था में, चाहे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। उदासीनीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, यह हम पढ़ाए हुए हैं, तब पर भी पढ़ाएंगे, जिसको हम लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो मनमोहन सरकार में लाया गया था वह है। 1991 ईस्वी में भारत के द्वारा तीनों नीतियों को अपनाया गया था, जैसे उदासीनीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदासीनीकरण क्या है, सरकार के द्वारा लगाए गए सभी आवश्यक नियंत्रण एवं प्रतिबंध को हटाने की प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहा जाता है। देखते हैं मनमोहन सरकार क्या हुआ था, उदासीनीकरण लाया कि अब सब प्रतिबंध हटा दिया जाता है, जो भी विदेशी अपना भारत में आकर व्यापार करना चाहता है आके कर सकता है। ठीक है, उदासीनीकरण का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, इतना बात याद रखेंगे। इन्होंने ही 1991 में यह लाया था। इसके तहत अर्थशास्त्र, उसी समय यह प्रधानमंत्री थे, अर्थशास्त्र के सारे द्वार खोल दिए गए थे और व्यापार नीति में सुधार किया गया था इनके द्वारा। देखिए, जैसे उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक, बीमा सेवा इत्यादि, इस सब क्षेत्र में कोई भी विदेशी आकर यहाँ अपना उद्योग लगा सकता है, यहाँ कोई मने ही नहीं है। ठीक है, निजीकरण कि निजी क्षेत्र में के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र पर पूर्णता या अंशतः रूप से स्वामित्व करना ही निजीकरण कहलाता है। इसमें बाजार के शक्ति के मजबूत किया जाता है, जिसके कारण पूंजी, रोजगार, उत्पादन, विकास को भी संभावना बढ़ जाती है निजी क्षेत्र के कारण। इतना बात आप समझ सकते हैं। वैश्वीकरण क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन विश्व की अर्थव्यवस्था को विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ देने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, वैश्वीकरण कहलाता है। इसके फलस्वरूप वस्तुएं, सेवाएं तथा पूंजी लगातार प्रभाव होता है। इसके कारण ही हमारे देश में अनेक प्रकार की बहुराष्ट्रीय कंपनी आई, जिससे देश के आर्थिक विकास हुआ। इसके कारण विज्ञान, उद्योग, शिक्षा के क्षेत्र में काफी विकास देखा गया, जो सकारात्मक प्रभाव है, और नकारात्मक के रूप में घर का छोटा उद्योग चौपट हो गया। आप देखिए, विदेशी लोग आया, विश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदासीकरण, देखिए यह तीनों जो आया ना, उदासीनीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, यह छोटे छोटे उद्योग को भारत में जो चल रहा था वह लगभग समाप्त हो गया, वह समाप्त के कगार पर आ गया, समझ लीजिए। इससे थोड़ा सा घटा हुआ, लेकिन कुछ फायदा भी हुआ, बहुत सा विकास भी हुआ, यहाँ के लोग को रोजगार भी मिला। प्रदूषण क्या है, यह मुख्यतः कितने प्रकार के होता है देख लीजिए। पर्यावरण में होने वाले वैसे परिवर्तन जो समस्त जीवधारी एवं प्राकृतिक संपदा को हानि पहुंचाता है, उसे हम प्रदूषण कहते हैं। पर्यावरण में कुछ ऐसा परिवर्तन हो गया जो कि जीवधारी को हानि पहुंचाता है, उसे हम प्रदूषण कहते हैं। या कह सकते हैं जल, वायु तथा मिट्टी में अवांछनीय पदार्थ को मिल जाने से उसके उपयोग में कमी आ जाती है, जिसे प्रदूषण कहेंगे। आपका ऊपर वाला ही परिभाषा बहुत सटीक है, याद रखेंगे। प्रदूषण मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, समझ गए, जल प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण और तथा मृदा प्रदूषण, इतना याद रखें। वायु प्रदूषण क्या है यहाँ हम लोग पढ़ लेंगे, और यह चैप्टर आपका इसी पर लास्ट हो जाएगा, समझ गए। तो वायु प्रदूषण 3-4 स्लाइड है, पढ़िए। तो जल प्रदूषण के अनेक स्रोत हैं। जल प्रदूषण के क्या है, अनेक स्रोत है। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक अपशिष्ट है, जिसमें कीटनाशक, उर्वरक, प्लास्टिक की वस्तुएं, रबर आदि प्रमुख उद्योग हैं। उद्योगों से निकलने वाला विषाक्त धातु युक्त पूरा कचरा भूमि और मिट्टी को प्रदूषित करता है। जल में ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। देखिए, जल प्रदूषण क्या होता है, जो फैक्ट्री से गंदा कूड़ा कचरा होता है ना, नदी में बहा जाता है, जिसके कारण जल प्रदूषण हो जाता है, समझ गए। इतना बात ही याद रखेंगे। हम लोग जल प्रदूषण देख लिए, आप तो पहले वायु प्रदूषण देख लेते हैं। वायु प्रदूषण हम आपका छोड़ दिए थे, यह देख लीजिए। उद्योग से निकलने वाली धुआं गैस ने वायु की बुरी तरह से प्रदूषित किया है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड है। सीओ क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोट गैस भी कहा जाता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड किसी जीवधारी के शरीर में जाएगा तो बहुत हानि पहुंचाता है। और यह सल्फर डाइऑक्साइड एसओ जैसे अवांछनीय गैसों का अधिकता वायु प्रदूषण का
कारण बनती है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मांस के माध्यम से शरीर में पहुंचकर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन वहन क्षमता को बिल्कुल कम कर देती है, जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। SO सल्फर मोनोऑक्साइड से आंख में जलन, दमा, खांसी, फेफड़े का रोग, सिर में दर्द, चक्कर आना जैसे बीमारी हो जाता है। देखिए वायु प्रदूषण कितना खतरनाक है, तो देखते होंगे डॉक्टर लगभग मास्क लगाकर रोड पर चलता है। चलना ही चाहिए, क्योंकि रोड पर देखिएगा कितना कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर मोनोऑक्साइड पाया जाता है, जिसको शरीर में बहुत ही हानिकारक पहुंचाता है। इतना बात याद रखेंगे। वायु में प्रदूषित करने वाले पदार्थ जैसे धूल, स्प्रे, कुहासा, धुआं और धुंध दोनों ही प्रकार के पदार्थ मिले होते हैं। समझ गए। जल प्रदूषण देख लिए, जिससे देखिए जल प्रदूषण में हम यहां तक बताया ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, जिससे जीवधारियों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गंदा जल पीने से हैजा, पेचिश, टाइफाइडिया तथा पीलिया जैसे रोग उत्पन्न हो जाता है। देखते हैं जल प्रदूषण में उद्योगों के कारण देखिए आपका वायु भी प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण भी होता है। समझ गए। जल प्रदूषण से फैलने वाले 5 मुख्य उद्योग कौन कौन से है जल प्रदूषण को फैलाने वाले? तो चर्म उद्योग है, तेल शोधक उद्योग है, डीजल कोयला आधारित उद्योग है, धातु उद्योग है। यह बात आप याद रखेंगे। और अगला कहिएगा पेपर उद्योग। यह सब जल प्रदूषण का कारण बनता है। ध्वनि प्रदूषण क्या है? अवांछनीय शोर भी प्रदूषण है। मतलब ज्यादा हल्ला गुल्ला जैसे डीजे बजाते हैं, वह ध्वनि पर डीजे बजाते हैं शादी ब्याह में, वह एक तरह का प्रदूषण है। समझिए, ध्वनि प्रदूषण है। समानता यह उद्योग और परिवहन के लिए साधनों से उत्पन्न होता है। किससे होता है? उद्योग से भी होता है, परिवहन से भी होता है। लोग बिना काम का हॉर्न बजाते रहता है। भोपाल गैस त्रासदी क्या है? यह एक इंपॉर्टेंट है, दूसरे सब्जेक्ट में भी पूछा जाएगा, यह याद करेंगे। बहुत सुंदर घटना है। भोपाल गैस त्रासदी एक घटना हुआ था 3 दिसंबर 1984 को भोपाल मध्य प्रदेश में घटना हुआ था। खाद और कीटनाशक बनाने वाली यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनाइट नामक गैस का रिसाव होने लगा था। देखते हैं, यह जो फैक्ट्री है भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था, बहुत आदमी का मृत्यु हुआ था। ये क्या कौन सा फैक्ट्री था? खाद और कीटनाशक बनाने वाले यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री में था। यह कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनाइट नामक गैस का रिसाव होने लगा था, जिससे 500 लोगों की मृत्यु हो गई, मौत हो गई। समझ लीजिए कितना खतरनाक है। अब हम पढ़ेंगे तापीय प्रदूषण। उद्योग तथा ताप घरों में से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाब में छोड़ दिया जाता है, तो जल में तापीय प्रदूषण होता है, जिसके कारण सूक्ष्म जीव जंतु एवं जलीय वनस्पति जलकर नष्ट हो जाता है। गर्म जल, अगर ताप ज्यादा गर्मी मौसम है, अगर ज्यादा होगा तो जलीय जीव तो मर ही जाएगा ना कम पानी में। यही तापीय प्रदूषण भी होता है। प्रदूषण को नियंत्रण करने का कुछ उपाय आप बताइए, तो कह सकते हैं निम्नलिखित उपाय है। प्रदूषण को नियंत्रण करने के निम्नलिखित उपाय है। क्या क्या उपाय है कह दीजिए। यह लास्ट क्वेश्चन था। उद्योगों को निर्धारित क्षेत्रों में स्थापित किया जाए, जहां पर उद्योग होना चाहिए वहां पर क्षेत्र स्थापित किया जाए। उपकरण को गुणवत्ता को बनाए रखकर तथा सही परिचालन करना चाहिए। उद्योगों के कोयले के स्थान पर तेल के उपयोग में धुआं रोका जा सकता है। कोयला का उपयोग नहीं करेंगे तो धुआं कम देगा उद्योग में। उद्योगों में प्रदूषित जल को नदियों में छोड़ने से पहले उपचारित करेंगे। जो प्रदूषित जल है, उद्योग से निकलने वाला गंदा जल है, नदी में जाने से पहले उसको अम्लता दूर कर देंगे, क्षारीय यानी उदासीन करके उसमें भेजेंगे, तो यह प्रदूषण की समस्या दूर हो सकता है। इतना बात आप याद रखेंगे, पढ़ते रहेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए ज्यादा हम दोबारा नहीं कर सकते हैं। अगर जो बच्चा को थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है तो आप दोबारा जाकर वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।